से शुरू होती है। आज उसके घर पर उसे देखने के लिए लड़के का पूरा परिवार आने वाला है। अर्चना अपने घर पर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। उसके मम्मी पापा भी लड़के वालों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अर्चना के पापा को एक कॉल आता है। अर्चना कॉल पिक करती है। सामने से ब्रोकर अर्चना से कहता है कि लड़के वालों ने आने से मना कर दिया है क्योंकि उन्हें 28 साल की कोई लड़की नहीं देखनी है। अर्चना बाहर आकर देखती है तो उसे स्कूल लेकर जाने वाली उसकी बस जा चुकी थी। अर्चना ब्रोकर पर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, तुम्हें अपने स्कूल पढ़ाने के लिए चली जाती। अर्चना को लड़के वालों के ना आने का कोई दुख नहीं था क्योंकि ये 30वीं बार था जब किसी लड़के वालों की तरफ से अर्चना की शादी को मना किया गया था। अर्चना की माँ भी अपनी इज्जत बचाने के लिए पड़ोस की एक औरत शांता को बताती है कि अर्चना ने ही शादी से मना कर दिया है, इसलिए लड़के वाले नहीं आए। अर्चना तैयार होकर स्कूल जाने लगती है। वो अपने गाँव के बाहर एक दूसरी बस पकड़ती है और स्कूल पहुंच जाती है। तब स्कूल में हम एक शरारती स्टूडेंट अनु को देखते हैं। अनु ने अपने अंकल विष्णु के शॉप की चाबी छुपा दी थी। विष्णु उसे लेकर क्लासरूम में आता है। क्लास में अर्चना बच्चों को पढ़ा रही होती है। विष्णु अर्चना को देखकर डर के मारे क्लासरूम से बाहर चला जाता है। अर्चना शाम को बस से वापस आ रही होती है। बस में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो अर्चना की माँ की फ्रेंड भी होती है। वो अर्चना से उसकी शादी के बारे में पूछती है और उसे कहती है कि 25 साल की होने के बाद तो लड़का मिलना भी मुश्किल हो जाता है और अब तुम्हारी उम्र तो 28 साल हो चुकी है। अर्चना अपने गाँव के बस स्टॉप पर पहुंच जाती है। बस स्टॉप पर उसे ब्रोकर मिल जाता है। वो अर्चना को कहता है कि तुम टेंशन मत लेना, मैं हर हाल में तुम्हारे लिए एक दूल्हा ढूंढ कर ही रहूंगा। घर पर उसका भाई सुंदर भी होता है। वो गांव में अंजू नाम की एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन अंजू की माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं होता, इसलिए वो अंजू के लिए दूसरा रिश्ता देख रही होती है। शाम को ब्रोकर फिर से उसके पापा को कॉल करता है और कहता है कि कल सुबह फिर से अर्चना को देखने के लिए एक लड़का आने वाला है। अगले दिन फिर से वो लोग लड़के वालों के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन अगले दिन वो फिर भी नहीं आता और अर्चना अपने कॉलेज जाने लगती है। लड़के का वेट करने के चक्कर में आज भी वो लेट हो चुकी थी, तो आज भी उसकी बस छूट जाती है। खैर किसी तरह से अगली बस पकड़कर अर्चना अपने कॉलेज पहुंच जाती है। अर्चना अपने घर में अकेली कमाने वाली होती है। उसकी कमाई से ही उसके पूरे परिवार का खर्चा चलता है और बेटी होकर भी वो घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। ऐसे ही घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए अर्चना के कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अर्चना अपने क्लासरूम में पढ़ा रही होती है। तभी एक दूसरी टीचर आकर उसे बताती है कि कॉलेज से कई सारे टेम्परेरी टीचर्स को निकाल दिया गया है और इस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी शामिल है। यह सुनकर अर्चना को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। उसे कहती है कि मैं अभी पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ और अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मुझे बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। प्रिंसिपल उससे कहता है कि ये मेरा नहीं, मैनेजमेंट का फैसला है और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। दुखी मन से अर्चना कॉलेज से घर वापस आती है। तब उसे पता चलता है कि एक लड़के प्रसाद की बहन प्रमीला और उसका हस्बैंड उसे देखने के लिए घर आए हुए हैं। प्रसाद दुबई की एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। शाम को उनके जाने के बाद अर्चना के माँ बाप अर्चना से पूछने लगते हैं कि तुम्हें लड़का पसंद है कि नहीं, लेकिन अर्चना उनसे कहती है कि मैं अभी पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ और उसी टाइम उसे प्रकाश का कॉल भी आ जाता है। उससे बात करते हुए अर्चना बहुत खुश हो जाती है और शादी के लिए मान भी जाती है और ये उसके लिए आया हुआ 31वां रिश्ता था। इससे पहले उसके लिए 30 रिश्ते आ चुके थे और हर किसी ने किसी न किसी बहाने से शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन इस 31वीं बार में शादी लगभग फिक्स हो जाती है। अप्रैल महीने में दोनों की एंगेजमेंट फिक्स कर दी जाती है और प्लान होता है कि प्रसाद की छुट्टी लेकर दुबई से आने के बाद शादी भी कर देंगे। अर्चना को अपनी नौकरी जाने का अब कोई दुख नहीं होता, लेकिन फिर भी वो पीसीएस की तैयारी कर रही होती है। इधर कुछ दिनों बाद दोनों के परिवार वाले मिलकर सगाई की रस्में भी पूरी कर लेते हैं और उन दोनों के घर पर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अर्चना अपनी सेविंग्स को बैंक से निकाल कर शादी के लिए शॉपिंग और बाकी तैयारियां शुरू कर देती है। अर्चना और उसकी फैमिली के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अर्चना का भाई शादी की तैयारियों में लगा होता है और इस दौरान अर्चना और प्रकाश दोनों कई बार वीडियो कॉल पर भी एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। अर्चना अपनी पूरी सेविंग्स को इस शादी की तैयारियों में खर्च कर देती है और फाइनली शादी का दिन भी आ जाता है। उसके घर पर मेहमान और पड़ोस के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सुबह बारात आने वाली है। मेहमान और आसपास के लोग तैयारियों में लगे होते हैं। सभी अपना अपना काम कर रहे होते हैं। अर्चना भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी सेविंग्स से सभी तरह के खर्च कर रही होती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और 30 रिश्तों के इनकार होने के बाद फाइनली अर्चना की शादी हो रही थी। इस बात से अर्चना भी बहुत खुश होती है। खुशी के मारे अर्चना अपने कमरे में डांस कर रही होती है। तभी उसका भाई भी कमरे में आ जाता है। वो अर्चना से कहता है कि टेंट के बाहर एक बूढ़ा आदमी घूम रहा है जिसे मैं भी नहीं पहचानता और हमने उसे इन्विटेशन भी नहीं दिया था। अर्चना बाहर उस आदमी के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो आदमी जवाब नहीं देता। तब अर्चना उसे खाना खिलाने के लिए टेंट के अंदर बुलाती है। वो उस आदमी को खाना देने ही वाली होती है। तभी अर्चना को प्रकाश की जीजा का कॉल आ जाता है। वो अर्चना से कहता है कि मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है।
मैंने उनका फोन ट्राई किया था लेकिन लग नहीं रहा है। अर्चना उससे कहती है कि आप मुझे बताइए, मैं उन्हें बता दूंगी। वो अर्चना को बताता है कि मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ क्योंकि प्रसाद अपनी एक पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ घर से भाग गया है, उससे शादी भी कर ली है, इसलिए अब कल तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। यह सुनते ही अर्चना पूरी तरह से शॉक में चली जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब आगे उसे क्या करना है। एक बार को वो अपने पापा के पास जाकर सच बताने के बारे में सोचती है, लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि ऐसा सुनकर कहीं उसके पापा को हार्ट अटैक ना आ जाए। अगले ही पल अर्चना सोचती है कि इन सबसे छुटकारा पाने के लिए सबसे आसान रास्ता है कि वो इस शादी में मौजूद सभी लोगों को जान से मार दे। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। वो अपने कमरे के अंदर आती है। वो बहुत दुखी होती है क्योंकि अब तक इस शादी के लिए उसने अपनी सारी सेविंग्स को खत्म कर दिया था। वो बहुत दुखी होती है और सुसाइड करने के बारे में भी सोचती है। वो अपने कमरे में मायूस बैठी होती है। तभी उसकी माँ कमरे के अंदर आती है। वो बहुत खुश होती है। अर्चना अपनी माँ को बताना चाहती है कि यह शादी नहीं हो सकती, लेकिन उनकी खुशी देखकर वो ऐसा नहीं कर पाती। अर्चना की माँ उससे कहती है कि केटरिंग वाला हमसे एडवांस में कुछ पैसे मांग रहा है। अर्चना अलमारी से पैसे निकाल कर अपनी माँ को दे देती है। उसकी माँ कमरे से बाहर चली जाती है और अपने कमरे में अर्चना अकेली मायूस बैठी होती है। थोड़ी देर बाद अर्चना के पापा भी उसके कमरे में आते हैं। वो अर्चना से कहते हैं कि कल तुम हम सबको छोड़कर अपने घर चली जाओगी, तो अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो बताओ, मैं हमेशा और हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन अर्चना उन्हें कैसे बताती कि कल भी उसकी शादी नहीं हो पाएगी। अर्चना कुछ भी नहीं कहती। तब उसके पापा कहते हैं कि अभी तुम सो जाओ, तुम दुल्हन हो और तुम्हें कल सुबह सबसे पहले उठना होगा। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही अर्चना का भाई भी उसके कमरे के अंदर आता है। वो अर्चना से कहता है कि तुम्हें केटरिंग वाले को एडवांस में कोई पैसा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अब वो सुबह में किसी के लिए भी नाश्ता नहीं बनाएगा। वो अर्चना से बहस करने लगता है। तब अर्चना उसे चुप कराने के लिए उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि कल यह शादी नहीं हो पाएगी। अर्चना का भाई उससे कहता है कि हमें सबको सच बता देना चाहिए, लेकिन अर्चना उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि सबको सच बताने के लिए मेरे पास एक प्लान है और तब तक तुम खामोश रहना। सब लोग सो जाते हैं, लेकिन अर्चना को नींद नहीं आती। वो अकेली ही बाहर आती है। तब वो देखती है कि अब भी वो बूढ़ा आदमी टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहा है। अर्चना उसे खाना खिलाती है। खाना खाकर वो बूढ़ा आदमी दुआएं देते हुए वहां से चला जाता है। तभी अर्चना अनु को देखती है, जो अपने अंकल विष्णु के साथ वहां आई थी। विष्णु अर्चना के पास आकर उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कई बार मैंने स्कूल में आकर तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं किसी भी हाल में इस शादी को रोकना चाहता हूँ और अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो मुझे बता सकती हो। अर्चना उसे कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे के अंदर चली जाती है। अगली सुबह सब लोग तैयार होकर अर्चना के घर आते हैं और एक साथ सब लोग मैरिज हॉल तक पहुंच जाते हैं। मैरिज हॉल में सब लोग लड़के वालों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं। विष्णु इस शादी में डीजे होता है। तभी अर्चना उससे माइक मांगती है और माइक पर आकर सबको एक साथ बताती है कि अब यह शादी नहीं होगी क्योंकि प्रकाश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया है। कल रात ही मुझे इसके बारे में पता चला था, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया क्योंकि मैं आप सबकी खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। एक पंडित जिसने मेरी कुंडली देखकर बताया था कि प्रकाश और मेरे सारे गुण मिलते हैं। एक ब्रोकर जो मेरी शादी करवाने के लिए बड़ी मेहनत से रिश्ते ढूंढ रहा था और सभी को जल्द से जल्द मेरी शादी करवानी है। लेकिन अब से कोई भी मेरी जिंदगी का फैसला नहीं करेगा। अब से मैं खुद अपनी जिंदगी का फैसला करूंगी और यहाँ हम बिना किसी दुख के उस शादी को एंजॉय करेंगे जो कभी हो ही नहीं सकती। सब लोग अर्चना की बात को मान जाते हैं और एक पार्टी की तरह उस शादी को एंजॉय करने लगते हैं। अंजू अर्चना के भाई के पास आकर उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लेना, भले ही मेरी मम्मी शादी के लिए लड़का देख रही हैं, लेकिन मैं शादी सिर्फ उस लड़के से करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ, यानी कि तुमसे। इसके बाद विष्णु भी अर्चना के पास आता है और उससे कहता है कि कल रात मैंने तुमसे जो कहा था उस प्रपोजल के बारे में तुमने क्या सोचा है। अर्चना उससे कहती है कि मैं अभी पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें कम से कम 1 साल लगेगा, उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगी। और आखिर में हम देखते हैं कि दरअसल इस शादी को तोड़ने के लिए कुछ दिन पहले विष्णु ने मंदिर में कई सारे नारियल फोड़े थे, प्रार्थना की थी और उसी मंदिर में प्रसाद की गर्लफ्रेंड ने भी प्रसाद के लिए अपनी पूजा की थी और यही वजह है कि इन दोनों की शादी टूट चुकी है। इसके बाद यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।